सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन उमर हमीद ने अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया। ज़राए के मुताबिक सेक्रेटरी उमर हमीद ने नासाज़ी तबीयत के बायस अपने ओहदे से इस्तीफा दिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने ताहाल सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन का इस्तीफा मंजूर नहीं किया। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन उमर हमीद की 2 साला मुद्दत मुलाजमत गुज़श्ता बरस जुलाई में खत्म हुई थी, ताहम चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने उनकी मुद्दत मुलाजमत में 1 साल की तौसी की थी। इस हवाले से तर्जुमान इलेक्शन कमीशन का कहना है कि सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन उमर हमीद एक ज़हीन और मेहनती अफसर हैं। उमर हमीद बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। उमर हमीद की तबीयत कुछ दिनों से खराब थी। उमर हमीद इस वक्त मेडिकल रेस्ट पर हैं। उमर हमीद की सेहत ने इजाजत दी तो वो जल्द अपने फराइज अंजाम देंगे। जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान का कहना है कि माहौल की बेहतरी के लिए अगर इंतखाबात मुलतवी हो जाएं तो आसमान नहीं गिर पड़ेगा। इलेक्शन मुलतवी करने की सेनेट की करारदाद हमारे मौक़िफ़ की तायद है। इलेक्शन का माहौल नहीं है, हम जलसों में नहीं जा सकते। हमारे जलसों में शिरकत पर लोगों को धमकियां दी जा रही हैं। हालात की संगीनी का अदराक किया जाए, माहौल को इस काबिल बनाया जाए कि हम वोटर के पास जा सकें। बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात का माहौल नहीं है, अलबत्ता अगर हर सूरत इंतखाबात मुसल्लत किए जाते हैं तो हम इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। हम इलेक्शन से भागने वाले नहीं हैं। JUI के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान अफगानिस्तान चले गए। तर्जुमान JUI असलम गौरी ने बताया कि मौलाना फजलुर रहमान के हमराह पार्टी रहनुमाओं पर मुश्तमिल आला सतह का वफ्द भी है। मौलाना फजलुर रहमान अफगान हुकूमत की खुसूसी दावत पर काबुल गए। अफगानिस्तान में क़याम के दौरान खित्ते समेत अमन व अमान की सूरत हाल पर बातचीत होगी। तर्जुमान JUI ने मजीद बताया कि वफ्द में मौलाना अब्दुल वासे, मौलाना सलाहुद्दीन, मौलाना जमालुद्दीन और मौलाना सलीमुद्दीन शामज़ई शामिल हैं। वफ्द में मौलाना कमालुद्दीन, मौलाना इदरीस, मौलाना इमदादुल्लाह और मुफ्ती इब्रार भी शामिल हैं। लेवल प्लेइंग फील्ड न मिलने पर PTI की जानिब से दायर किए गए तौहीन अदालत के केस में इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट में अपना जवाब जमा करा दिया। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट में जमा कराए गए जवाब में PTI की जानिब से लेवल प्लेइंग फील्ड फराहम न करने के इल्जामात को मुस्तरद करते हुए कहा है कि अदालत PTI की दरखास्त जुर्माना आयद करते हुए मुस्तरद करे। जमा कराए गए जवाब में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर PTI रहनुमाओं से मुलाकात की गई। मुलाकात में तहरीक इंसाफ को बिला तफरीक लेवल प्लेइंग फील्ड फराहम करने की यकीन दहानी करवाई गई। इलेक्शन कमीशन की जानिब से चारों सूबों के IGs को हिदायत भी जारी की गई। निगरान वफाकी वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी का कहना है कि हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस बासलाहियत हैं। मुल्क खतरात के बावजूद इलेक्शन में जा सकता है। निगरान हुकूमत किसी ऐसी सरगर्मी का हिस्सा नहीं बनेगी जिससे इलेक्शन कमीशन के काम में मुदाखलत हो। हुकूमत का काम जजों के तबसरे पर तबसरा करना नहीं, अदालती फैसलों पर अमल दरामद कराना है। फैसला गलत लगा तो चैलेंज कर देंगे। IG जेल खानाजात ने साबिक चेयरमैन PTI की जेल के अंदर आर्टिकल लिखने की तरदीद कर दी। IG जेल खानाजात मियां फारूक नजीर ने बताया कि साबिक चेयरमैन PTI के पास लिखने के लिए कोई कागज और कलम मौजूद नहीं है। जेल में मुलाकात के लिए आने वालों को मुकम्मल तलाशी के बाद मुलाकात की इजाजत दी जाती है। जेल के अंदर और बाहर कैमरे लगे हुए हैं। मियां फारूक नजीर ने मजीद बताया कि हमने कैमरों से भी चेक कर लिया है, कोई तहरीरी मवाद जेल से बाहर नहीं गया। किसी शख्स ने खुद ही बानी PTI की तरफ से तहरीर लिखकर शाया करवाई है।
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन और साबिक वजीर खारजा बिलावल भुट्टो ने कहा है कि लाहौर किसी कारोबारी या खिलाड़ी का नहीं, सिर्फ भुट्टो का है। टाउनशिप में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब करते हुए बिलावल भुट्टो का कहना था कि मुझे अपने शहर लाहौर आकर बहुत खुशी हो रही है। अपने शहर लाहौर से इलेक्शन लड़ रहा हूं। हमें ना तो किसी पटवारी की जरूरत है ना किसी और की। मैं सिर्फ अवाम का साथ चाहता हूं। वो हमसे पूछते हैं हम यहाँ क्यों आए हैं। वो खुद जनरल ज़िया की वजह से लाहौर पर मुसल्लत हुए थे। हम इस शहर में सियासत सिर्फ पीपीपी के जयालों के लिए कर रहे हैं। हमारा मुकाबला महंगाई, बेरोजगारी और गुर्बत से है। अवाम के हुकूक के लिए जिद्दोजहद जारी रहेगी। लाहौर में बड़े बड़े अस्पताल बनाएंगे ताकि किसी को इलाज के लिए बाहर न जाना पड़े। कच्ची आबादियों को मालिकाना हुकूक देंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वर्कर्स कन्वेंशन में चेयरमैन बिलावल भुट्टो की आमद से कबल जियाले एक दूसरे से लड़ पड़े। कन्वेंशन में कुर्सी पर बैठने के मामले पर झगड़ा शुरू हुआ, जिसके बाद जियालों ने एक दूसरे पर घूंसों और थप्पड़ों की बारिश कर दी। पुलिस ने मौका पर पहुंचकर बीच बचाव करवाया। वाज़ेह रहे कि आम इंतखाबात 2024 के सिलसिले में सियासी जमातों की जानिब से मुल्क भर में वर्कर्स कन्वेंशन और दीगर सरगर्मियां मुनक्कद की जा रही हैं। टिकटों की तकसीम पर जियाले आमने सामने आ गए। पीपल्स पार्टी का नाराज जियाले रहनुमाओं को मनाने के लिए मसालेहती मिशन जारी रहा। जैकबाबाद के बाद मसालेहती टीम घोटकी पहुंच गई। पीपल्स पार्टी की मसालेहती टीम PS18 से उम्मीदवार जाम मेहताब डहर के घर पहुंची। पीपल्स पार्टी 2018 में पीटीआई के टिकट पर कामयाब होने वाले सरदार शहरियार शर को टिकट देना चाहती है। वफ्द ने जाम मेहताब को जाते हुए पैगाम दिया कि 2018 में शहरियार शर ने जाम मेहताब डहर को शिकस्त दी थी। हम उम्मीद करते हैं कि आप पार्टी क़यादत के फैसले का एहतराम करेंगे। जैकबाबाद में PS3 से नाराज जियाले रहनुमा मुमताज जखरानी ने आजाद हैसियत में इलेक्शन लड़ने का ऐलान कर दिया। नून लीग का पंजाब में टिकटों की तकसीम का मामला एक बार फिर इल्तवा का शिकार हो गया। मुस्लिम लीग नून में पंजाब में टिकटों की तकसीम के मामले पर कंफ्यूजन बरकरार है। IPP से सीट एडजस्टमेंट के मामलात पर नून लीगी अहदेदारों की जानिब से मुखालिफत की जा रही है। मुस्लिम लीग नून की जानिब से टिकटों से मुताल्लिक कई हलकों में मुतअद्दिद बार तब्दीलियां हो चुकी हैं। मुस्लिम लीग नून का आज 4 बजे पंजाब से मुताल्लिक टिकटों की तकसीम का ऐलान मुतवक्के था, मगर अचानक नून लीग की जानिब से एक बार फिर टिकटों की तकसीम से मुताल्लिक ऐलान मुलतवी कर दिया गया। तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा शाह महमूद कुरैशी ने नाअहली से मुतालिक इलेक्शन ट्रिब्यूनल का फैसला लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज करेंगे। रहनुमा तहरीक इंसाफ मखदूम शाह महमूद कुरैशी आबाई शहर मुल्तान के इंतखाबी मैदान से बाहर होने से इनकारी हो गए। शाह महमूद कुरैशी इलेक्शन ट्रिब्यूनल मुल्तान से नाअहली के मामले को लाहौर हाई कोर्ट लार्जर बेंच में चैलेंज करने का फैसला किया है। साबिक वजीर खारजा के वकला ने इलेक्शन ट्रिब्यूनल के फैसले को लार्जर बेंच में चैलेंज करने की तैयारी शुरू कर दी। इलेक्शन ट्रिब्यूनल के फैसले के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट के लार्जर बेंच में कल अपील दायर किए जाने का इम्कान है। लाहौर हाई कोर्ट अपीलेट ट्रिब्यूनल ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हम्माद अजहर के कौमी असम्बली के लिए कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए। ताहम पंजाब असम्बली की नशिस्त के लिए हम्माद अजहर और उनके वालिद के कागजात नामजदगी मंजूर कर लिए गए। हम्माद अजहर और उनके वालिद मियां अजहर के तजवीज़ और तायद कुनिंदा ट्रिब्यूनल के सामने पेश हुए, जिसके बाद PP 171 से हम्माद अजहर और उनके वालिद मियां अजहर के कागजात नामजदगी मंजूर कर लिए गए। अपीलेट ट्रिब्यूनल के जज जस्टिस अहमद नदीम अरशद ने RO का फैसला कलअदम करार देते हुए दोनों के कागजात मंजूर कर लिए। RO ने तजवीज़ और तायद कुनिंदा के पेश न होने पर दोनों के कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए थे, जबकि मरियम नवाज के कागजात पर फैसला महफूज कर लिया गया।
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा मियां असलम इकबाल को इलेक्शन में हिस्सा लेने की इजाजत मिल गई। लाहौर हाई कोर्ट के अपीलेट ट्रिब्यूनल के जज जस्टिस तारिक नदीम ने साबिक वजीर मियां असलम इकबाल के PP 171 से कागजात नामजदगी मुस्तरद करने का रिटर्निंग अफसर का फैसला कलअदम करार दे दिया। इलावा अजीम इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने साबिक वजीर ममलिकत अली मोहम्मद खान के कागजात दुरुस्त करार दे दिए। इलेक्शन ट्रिब्यूनल के जज जस्टिस बकार अहमद ने अली मोहम्मद खान की अपील पर समाअत की। दौरान समाअत वकील ने कहा कि अली मोहम्मद खान पर कागजात नामजदगी जमा कराते वक्त पार्टी टिकट न लगाने पर एतराज उठाया गया। वजीर आजम की मुआवन खुसूसी बराए इंसानी हुकूक मशाल हुसैन मलिक ने कहा है कि मुआशरे में ट्रांसजेंडर्स के हुकूक के हवाले से आगाही पैदा करने के लिए ज़िलाई सतह पर कमेटियां बनाई जाएंगी। निगरान हुकूमत ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोशां है और 100 दिन के मंसूबे के तहत इस कम्युनिटी के अफराद को पॉलिसी साजी में शामिल किया जाएगा ताकि इन लोगों के समाजी तहफ़्फ़ुज़ को निचली सतह पर यकीनी बनाया जा सके। निगरान विफाकी वजीर बराए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डॉक्टर उमर सैफ ने पाकिस्तानी फ्रीलांसर्स के लिए खुशखबरी सुना दी। अपने वीडियो बयान में निगरान विफाकी वजीर डॉक्टर उमर सैफ ने कहा कि पाकिस्तानी फ्रीलांसर अब पेपाल के जरिए पैसे वसूल कर सकेंगे। उन्होंने बताया कि फ्रीलांसर्स को पाकिस्तान में बैठकर पेपाल का अकाउंट खोलने की जरूरत नहीं होगी। थर्ड पार्टी के तहत पाकिस्तानी फ्रीलांसर्स को अपने बैंक अकाउंट में पैसे मिल सकेंगे। नई स्पेस टेक्नोलॉजी के बायस निजी कंपनियां पाकिस्तान आकर लोगों को कम्युनिकेशन मुहैया कर सकेंगी। कुरम में मुसाफिर कोच और कार पर फायरिंग से खातून और सिक्योरिटी अहलकारों समेत 4 अफराद जाँ बहक और 3 जख्मी हो गए। DPO कुरम मोहम्मद इमरान के मुताबिक सदा बाजार के करीब मुसाफिर कोच और कार पर मुसल्लह अफराद की जानिब से फायरिंग की गई। मुसल्लह अफराद की फायरिंग से 4 अफराद जाँ बहक और 3 जख्मी हुए। DPO कुरम ने बताया कि हमलावरों ने पारा चनार से पेशावर जाने वाली 2 गाड़ियों को निशाना बनाया। फायरिंग से एक गाड़ी का ड्राइवर, 2 सिक्योरिटी अहलकार और 1 खातून जाँ बहक हुई। अपनी कार में सवार अल जजीरा के 2 सहाफ़ी इसराइली बमबारी में शहीद हो गए। इस तरह 7 अक्टूबर से ताहाल गजा में अपने फ़राइज़ की अंजाम दही के दौरान मारे गए सहाफ़ियों की तादाद 109 हो गई। सहाफ़ियों की कार को जानबूझकर निशाना बनाया गया ताकि इसराइल के मजालिम को छुपाया जा सके और हक़ाइक़ दुनिया के सामने ना आ सकें। कतर के नशरियाती इदारे अल जजीरा ने दुनिया भर की सहाफ़ी यूनियनों, इंसानी हुकूक के इदारों और कानून पसंदों से कहा है कि वो इसराइल के संगीन जुर्म की न सिर्फ मजम्मत करें बल्कि इस जारहियत के खिलाफ हक़ाइक़ जानने के लिए कमीशन बनाने का मुतालबा भी किया जाए। इसराइली बमबारी के बायस रफा के इलाके में एक स्कूल में पनाह लेने पर मजबूर होने वाले खानदानों ने घरों को वापसी की उम्मीदें दम तोड़ने पर एक जोड़े की वहीं शादी करा दी। अरब मीडिया के मुताबिक इसराइली जारहियत पर इंसानियत सूज मजालिम के बायस गजा में इंसानी अलमिया ने जन्म लिया है। लाखों अफराद अपनी जानें बचाने के लिए बसा बसाया घर और जमा जमाया कारोबार छोड़कर पनाह गुज़ीन कैंपों में रहने पर मजबूर हैं। 7 अक्टूबर से जारी वहशियाना बमबारी में लाखों अफराद के घर मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुके हैं। इन पनाह गुज़ीन कैंपों में जहां दिल सूज मनाजर देखने को मिलते हैं, वहीं उम्मीद की नई किरणें भी जन्म ले रही हैं। तनख्वाहदार तबके ने टैक्स अदा करने में दौलतमंद एक्सपोर्टर्स को कहीं पीछे छोड़ दिया है। रवा माली साल की पहली शशमाही के दौरान तनख्वाहदार तबके ने गुज़श्ता माली साल के इसी दौरानिये के मुकाबले में 38% इजाफे के साथ 158 अरब रुपए टैक्स जमा कराया है, जो कि एक्सपोर्टर्स की जानिब से जमा कराए गए टैक्स के मुकाबले में 243% ज्यादा है। दूसरी तरफ इस दौरान एक्सपोर्टर्स ने 4.3 हजार अरब रुपए कमाए हैं और उसका महज 1% यानी 46 अरब रुपए बतौर टैक्स जमा कराए हैं, जो कि
तनख्वाहदार तबके से 243% कम है। इस तरह तनख्वाहदार तबका टैक्स अदा करने वाला चौथा बड़ा तबका बन गया। जुलाई ta दिसंबर के दौरान गुज़श्ता साल के इसी दौरानिये के मुकाबले में तनख्वाहदार तबके से इनकम टैक्स वसूलियों में 38% इजाफा हुआ है। 158 का 42% यानी 66 अरब रुपए टैक्स सुबह सिंध में रजिस्टर्ड मुलाजमत पेशा अफराद ने अदा किया है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने लेवल 1 कोचिंग कोर्सेज के शेड्यूल का ऐलान कर दिया। पीसीबी के ज़ेरे एहतमाम लेवल 1 क्रिकेट कोचिंग कोर्स 14 से 17 जनवरी तक रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम और इस्लामिया कॉलेज पेशावर में 8 से 11 जनवरी तक होगा, जबकि हनीफ मोहम्मद हाई परफॉर्मेंस सेंटर कराची 19 से 22 जनवरी तक कोचिंग कोर्सेज की मेजबानी करेगा। लेवल 1 कोर्स के शुरका को कोचिंग की महारतों की बुनियादी बातें सिखाई जाएंगी, जिनमें कम्युनिकेशन, कोचिंग फलसफा, मंसूबा बंदी और तैयारी शामिल है। कोर्स के इख्तिताम पर शुरका को अपनी असाइनमेंट मुकम्मल करने के लिए 3 माह का वक्त दिया जाएगा। कामयाब होने वाले शुरका में लेवल 1 कोचिंग सर्टिफिकेट तकसीम किए जाएंगे और साबिक ऑस्ट्रेलियावी क्रिकेटर एडम गिलक्रिस्ट ने पाकिस्तान की मौजूदा टेस्ट टीम को ऑस्ट्रेलिया का दौरा करने वाली बदतरीन एशियाई टीम करार दे दिया। सिडनी टेस्ट के दौरान कमेंट्री करते हुए साबिक ऑस्ट्रेलियावी विकेटकीपर ने पाकिस्तानी टीम के खिलाफ सख्त अल्फाज का इस्तेमाल करते हुए कहा कि ऑस्ट्रेलियावी सरजमीन पर इससे कबल ग्रीन शर्ट्स की ऐसी बदतरीन टीम नहीं देखी। उन्होंने कहा कि सिडनी टेस्ट की पहली इनिंग्स में शानदार कमबैक किया, लेकिन दूसरी इनिंग्स में लीड लेने के बावजूद पाकिस्तानी बैटिंग लाइन ताश के पत्तों की तरह बिखर गई। पाकिस्तान का मवाजना भारत से होता है। हिंदुस्तान ने सख्त चैलेंजेस के बावजूद जनूबी अफ्रीका में मैच जीता, जबकि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 2 बार सीरीज अपने नाम की। अस्सलाम वालेकुम, कोहिनूर न्यूज के साथ मैं हूं कामरान अकरम। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ की, जिनका कहना है कि 9 मई के बाद कई लोग रूपोश हैं और उनके सरेंडर करने पर उन्हें कानूनी रुकावटों का सामना होगा। पीटीआई के रूपोश रहनुमाओं से मुतालिक बात करते हुए उन्होंने कहा कि इन लोगों को खुद फैसला करना है कि कौन सी राय अपनानी है। अनवारुल हक काकड़ ने कहा कि निगरान हुकूमत के दौर में भी फौजी ट्रायल हो सकता है, जबकि बानी पीटीआई के जाती तौर पर 9 मई के वाकयात में मुलविस होने के सवाल पर उन्होंने कहा कि अभी तक मेरे पास ऐसी कोई मालूमात नहीं कि उस पर राय कायम कर सकूं। राय कायम करने से कबल समझता हूं ये अदालती अमल है। निगरान वजीर आजम ने कहा कि इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स मुख्तलिफ होती हैं, उस बुनियाद पर जजा और सजा का तयन नहीं कर सकते। बहुत से लोग 9 मई के वाकयात के बाद रुपोश हैं। जब तक कानून के सामने सरेंडर नहीं करेंगे, उनकी सियासी सरगर्मियों में कानूनी रुकावटें आएंगी। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन उमर हमीद ने अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया है। जराये के मुताबिक सेक्रेटरी उमर हमीद ने नासाजी तबीयत के बायस अपने ओहदे से इस्तीफा दिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने ताहाल सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन का इस्तीफा मंजूर नहीं किया। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन उमर हमीद की 2 साल मुद्दत मुलाजमत गुज़श्ता बरस जुलाई में खत्म हुई थी, ताहम चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने उनकी मुद्दत मुलाजमत में 1 साल की तौसी की थी। इस हवाले से तर्जुमान इलेक्शन कमीशन का कहना है कि सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन उमर हमीद एक ज़हीन और मेहनती आदमी है। उमर हमीद बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। उमर हमीद की तबीयत कुछ दिनों से खराब थी। उमर हमीद इस वक्त मेडिकल रेस्ट पर हैं। उमर हमीद की सेहत ने इजाजत दी तो वो जल्द अपने फराइज अंजाम देंगे। दूसरी जानिब लेवल प्लेइंग फील्ड न मिलने पर पीटीआई की जानिब से दायर किए गए तौहीन अदालत के केस में इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट में अपना जवाब जमा करा दिया है। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट में जमा कराए गए जवाब में पीटीआई की जानिब से लेवल प्लेइंग फील्ड फराहम न करने के इल्जामात को मुस्तरद करते हुए कहा है कि अदालत पीटीआई की दरखास्त जुर्माना आयद करते हुए मुस्तरद करे। जमा कराए गए जवाब में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर पीटीआई रहनुमाओं से मुलाकात की गई।
ملاقات میں تحریک انصاف کو بلا تفریق لیول پلینگ فیلڈ فراہم کرنے کی یقین دہانی کروائی گئی۔ الیکشن کمیشن کی جانب سے چاروں صوبوں کے آئی جیز کو ہدایات بھی جاری کی گئی۔ اور ناظرین، آئی جی جیل خانہ جات نے سابق چیئرمین پی ٹی آئی کی جیل کے اندر آرٹیکل لکھنے کی تردید کر دی ہے۔ آئی جی جیل خانہ جات میاں فاروق نذیر نے بتایا کہ سابق چیئرمین پی ٹی آئی کے پاس لکھنے کے لیے کوئی کاغذ اور قلم موجود نہیں ہے۔ جیل میں ملاقات کے لیے آنے والوں کو مکمل تلاشی کے بعد ملاقات کی اجازت دی جاتی ہے۔ جیل کے اندر اور باہر کیمرے لگے ہوئے ہیں۔ میاں فاروق نذیر نے مزید بتایا کہ ہم نے کیمروں سے بھی چیک کر لیا ہے، کوئی تحریری مواد جیل سے باہر نہیں گیا۔ کسی شخص نے خود ہی بانی پی ٹی آئی کی طرف سے تحریر لکھ کر شائع کروائی ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کرتے چلیں کہ آئی جی جیل خانہ جات نے سابق چیئرمین پی ٹی آئی کی جیل کے اندر آرٹیکل لکھنے کی تردید کر دی ہے۔ آئی جی جیل خانہ جات میاں فاروق نذیر کا کہنا ہے کہ سابق چیئرمین پی ٹی آئی کے پاس لکھنے کے لیے کوئی کاغذ اور قلم موجود نہیں ہے۔ جیل میں ملاقات کے لیے آنے والوں کو مکمل تلاشی کے بعد ملاقات کی اجازت دی جاتی ہے۔ جیل کے اندر اور باہر کیمرے بھی لگے ہوئے ہیں، ویڈیو فوٹیجز میں بھی چیک کر لیا ہے، کوئی تحریری مواد جیل سے باہر نہیں گیا۔ کسی شخص نے خود ہی بانی پی ٹی آئی کی طرف سے تحریر لکھ کر شائع کروائی ہے۔ دوسری جانب علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کا کہنا ہے کہ ماحول کی بہتری کے لیے اگر انتخابات ملتوی ہو جائیں تو آسمان نہیں گر پڑے گا۔ الیکشن ملتوی کرنے کی سینٹ کی قرارداد ہمارے موقف کی تائید ہے۔ الیکشن کا ماحول نہیں ہے، ہم جلسوں میں نہیں جا سکتے۔ ہمارے جلسوں میں شرکت پر لوگوں کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں۔ حالات کی سنگینی کا ادراک کیا جائے، ماحول کو اس قابل بنایا جائے کہ ہم ووٹر کے پاس جا سکیں۔ بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں انتخابات کا ماحول نہیں ہے، البتہ اگر ہر صورت انتخابات مسلط کیے جاتے ہیں تو ہم الیکشن میں حصہ لیں گے۔ ہم الیکشن سے بھاگنے والے نہیں ہیں۔ اور ناظرین، جے یو آئی کے سربراہ مولانا فضل الرحمان افغانستان چلے گئے ہیں۔ ترجمان جے یو آئی اسلم غاری نے بتایا کہ مولانا فضل الرحمان کے ہمراہ پارٹی رہنماؤں پر مشتمل اعلیٰ سطح کا وفد بھی ہے۔ مولانا فضل الرحمان افغان حکومت کی خصوصی دعوت پر کابل گئے۔ افغانستان میں قیام کے دوران خطے سمیت امن و امان کی صورتحال پر بات چیت ہوگی۔ ترجمان جے یو آئی نے مزید بتایا کہ وفد میں مولانا عبدالواسع، مولانا صلاح الدین، مولانا جمال الدین اور مولانا سلیم الدین شام زئی شامل ہیں۔ وفد میں مولانا کمال الدین، مولانا ادریس، مولانا امداد اللہ اور مفتی ابرار بھی شامل ہیں۔ دوسری جانب پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین اور سابق وزیر خارجہ بلاول بھٹو نے کہا ہے کہ لاہور کسی کا کاروباری یا کھلاڑی کا نہیں، صرف بھٹو کا ہے۔ ٹاؤن شپ میں ورکرز کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے بلاول بھٹو کا کہنا تھا کہ مجھے اپنے شہر لاہور آ کر بہت خوشی ہو رہی ہے۔ اپنے شہر لاہور سے الیکشن لڑ رہا ہوں۔ ہمیں نہ تو کسی پٹواری کی ضرورت ہے نہ کسی اور کی، میں صرف عوام کا ساتھ چاہتا ہوں۔ وہ ہم سے پوچھتے ہیں ہم یہاں کیوں آئے ہیں، وہ خود جنرل ضیاء کی وجہ سے لاہور پر مسلط ہوئے تھے۔ ہم اس شہر میں سیاست صرف پی 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 کے جیالوں کے لیے کر رہے ہیں۔ ہمارا مقابلہ مہنگائی، بے روزگاری اور غربت سے ہے۔ عوام کے حقوق کے لیے جد و جہد جاری رہے گی۔ لاہور میں بڑے بڑے اسپتال بنائیں گے تاکہ کسی کو علاج کے لیے باہر نہ جانا پڑے۔ کچی آبادیوں کو مالکانہ حقوق دیں گے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے ورکرز کنونشن میں چیئرمین بلاول بھٹو کی آمد سے قبل جیالے ایک دوسرے سے گتھم گتھا ہو گئے۔ کنونشن میں کرسی پر بیٹھنے کے معاملے پر جھگڑا شروع ہوا، جس کے بعد جیالوں نے ایک دوسرے پر گھونسوں اور تھپڑوں کی بارش کر دی۔ پولیس نے موقع پر پہنچ کر بیچ بچاؤ کروایا۔ واضح رہے کہ عام انتخابات 2024 کے سلسلے میں سیاسی جماعتوں کی جانب سے ملک بھر میں ورکرز کنونشن اور دیگر سرگرمیاں منعقد کی جا رہی ہیں۔ آپ کو اپڈیٹ کرتے چلیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ورکرز کنونشن میں چیئرمین بلاول بھٹو کی آمد سے قبل ہی جیالے ایک دوسرے سے الجھ پڑے۔ کنونشن میں کرسی پر بیٹھنے کے معاملے پر جھگڑا شروع ہوا، جس کے بعد جیالوں نے ایک دوسرے پر گھونسوں اور تھپڑوں کی بارش کر دی۔ پولیس نے موقع پر پہنچ کر بیچ بچاؤ کروایا۔ واضح رہے کہ عام انتخابات 2024 کے سلسلے میں سیاسی جماعتوں کی جانب سے ملک بھر میں ورکرز کنونشن اور دیگر سرگرمیاں منعقد کی جا رہی ہیں۔
बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि निगरान वफाकी वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी का कहना है कि हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस बासलाहियत हैं, मुल्क खतरात के बावजूद इलेक्शन में जा सकता है। निगरान हुकूमत किसी ऐसी सरगर्मी का हिस्सा नहीं बनेगी जिससे इलेक्शन कमीशन के काम में मुदाखलत हो। हुकूमत का काम जजों के तबसरे पर तबसरा करना नहीं, अदालती फैसलों पर अमल दरामद कराना है। फैसला गलत लगा तो चैलेंज कर देंगे। आपको अपडेट करते चलें कि निगरान वफाकी वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी का कहना है कि हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस बासलाहियत हैं, मुल्क खतरात के बावजूद इलेक्शन में जा सकता है। निगरान हुकूमत किसी ऐसी सरगर्मी का हिस्सा नहीं बनेगी जिससे इलेक्शन कमीशन के काम में मुदाखलत हो। हुकूमत का काम जजों के तबसरे पर तबसरा करना नहीं, अदालती फैसलों पर अमल दरामद कराना है। फैसला गलत लगा तो चैलेंज कर देंगे। खबरें और भी बुलेटिन का हिस्सा होंगी, लेकिन इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। बुलेटिन में अब जिक्र करते हैं इंतखाबात का। नून लीग का पंजाब में टिकटों की तकसीम का मामला एक बार फिर अल्तवा का शिकार हो गया है। मुस्लिम लीग नून में पंजाब में टिकटों की तकसीम के मामले पर कंफ्यूजन बरकरार है। आईपीपी से सीट एडजस्टमेंट के मामला पर नून लीग के अहदेदारों की जानिब से मुखालिफत की जा रही है। मुस्लिम लीग नून की जानिब से टिकटों से मुतालिक कई हलकों में मुतादिद बार तब्दीलियां हो चुकी हैं। मुस्लिम लीग नून का आज 4 बजे पंजाब से मुतालिक टिकटों की तकसीम का ऐलान मतवक्के था, मगर अचानक नून लीग की जानिब से एक बार फिर टिकटों की तकसीम से मुतालिक ऐलान मुलतवी कर दिया गया। उधर टिकटों की तकसीम पर जयाले भी आमने सामने आ गए हैं। पीपल्स पार्टी का नाराज जयाले रहनुमाओं को मनाने के लिए मसालहती मिशन जारी है। जैकबाबाद के बाद मसालहती टीम गोटकी पहुंच गई है। पीपल्स पार्टी की मसालहती टीम PS18 से उम्मीदवार जाम मेहताब डहर के घर पहुंची। पीपल्स पार्टी 2018 में पीटीआई के टिकट पर कामयाब होने वाले सरदार शहरियार शर को टिकट देना चाहती है। वफद ने जाम मेहताब को जाते हुए पैगाम दिया कि 2018 में शहरियार शर ने जाम मेहताब डहर को शिकस्त दी थी। हम उम्मीद करते हैं कि आप पार्टी क़यादत के फैसले का एहतराम करेंगे। जैकबाबाद ने PS3 से नाराज जयाले में रहनुमा मुमताज जाकरानी ने आजाद हैसियत में इलेक्शन लड़ने का ऐलान कर दिया है। और नाजरीन, अगर आप भी सुस्त इंटरनेट से परेशान हूं तो ये सिर्फ आप ही का मसला नहीं, क्योंकि मुल्क भर में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बशमूल एक्स, फेसबुक, इंस्टाग्राम और टिकटॉक आर्जी तौर पर मुअत्तल हो गए हैं। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में सोशल मीडिया सर्विसेज ताहाल मुतासिर हैं, जिसकी वजह से सार्फिन को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, जिसमें इंस्टाग्राम, एक्स, टिकटॉक और फेसबुक शामिल हैं। PTCL इंटरनेट और गूगल सर्विसेज को अपनी मामूल के ऑपरेशन अंजाम देने में दुश्वारी का सामना रहा। अभी तक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के इस तातुल की वजूहात सामने नहीं आ सकी हैं। आपको अपडेट करते चलें कि मुल्क भर में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स बशमूल एक्स, फेसबुक, इंस्टाग्राम और टिकटॉक आर्जी तौर पर मुअत्तल हो गए हैं, जिसकी वजह से सार्फिन को परेशानी का सामना है। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में सोशल मीडिया सर्विसेज ताहाल मुतासिर हैं। तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा शाह महमूद कुरैशी ने नाअहली से मुतालिक इलेक्शन ट्रिब्यूनल का फैसला लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज करेंगे। रहनुमा तहरीक इंसाफ मखदूम शाह महमूद कुरैशी आबाई शहर मुल्तान के इंतखाबी मैदान से बाहर होने से इनकारी हो गए हैं। शाह महमूद कुरैशी इलेक्शन ट्रिब्यूनल मुल्तान से नाअहली के मामले को लाहौर हाई कोर्ट लार्जर बेंच में चैलेंज करने का फैसला किया है। साबिक वजीर खारजा के वकला ने इलेक्शन ट्रिब्यूनल के फैसले को लार्जर बेंच में चैलेंज करने की तैयारी शुरू कर दी है। इलेक्शन ट्रिब्यूनल के फैसले के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट के लार्जर बेंच में कल अपील दायर किए जाने का इम्कान है। दूसरी जानिब लाहौर हाईकोर्ट एपलेट ट्रिब्यूनल ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हमाद अजहर के कौमी असम्बली के लिए कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए हैं। ताहम पंजाब असम्बली की नशिस्त के लिए हमाद अजहर और उनके वालिद के कागजात नामजदगी मंजूर कर लिए गए हैं। हमाद अजहर और उनके वालिद मियां अजहर के तजवीज़ और तायद कुनिंदा ट्रिब्यूनल के सामने पेश हुए, जिसके बाद
PP 171 سے حماد اظہر اور ان کے والد میاں اظہر کے کاغذات نامزدگی منظور کر لیے گئے۔ اپلیٹ ٹریبیونل کے جج جسٹس احمد ندیم ارشد نے آر او کا فیصلہ کالعدم قرار دیتے ہوئے دونوں کے کاغذات منظور کر لیے۔ آر او نے تجویز اور تائید کنندہ کے پیش نہ ہونے پر دوسروں کے کاغذات نامزدگی مسترد کر دیے تھے، جبکہ مریم نواز کے کاغذات پر فیصلہ محفوظ کر لیا گیا تھا۔ ادھر پاکستان تحریک انصاف کے رہنما میاں اسلم اقبال کو الیکشن میں حصہ لینے کی اجازت مل گئی ہے۔ لاہور ہائی کورٹ کے اپیلیٹ ٹریبیونل کے جج جسٹس طارق ندیم نے سابق وزیر میاں اسلم اقبال کے PP 171 سے کاغذات نامزدگی مسترد کرنے کا ریٹرننگ افسر کا فیصلہ کالعدم قرار دے دیا ہے۔ علاوہ ازیں الیکشن ٹریبیونل نے سابق وزیر مملکت علی محمد خان کے کاغذات درست قرار دے دیے۔ الیکشن ٹریبیونل کے جج جسٹس وقار احمد نے علی محمد خان کی اپیل پر سماعت کی۔ دوران سماعت وکیل نے کہا کہ علی محمد خان پر کاغذات نامزدگی جمع کراتے وقت پارٹی ٹکٹ نہ لگانے پر اعتراض اٹھایا گیا۔ اور ناظرین، نگراں وفاقی وزیر برائے انفارمیشن ٹیکنالوجی ڈاکٹر عمر سیف نے پاکستانی فری لانسرز کے لیے خوشخبری سنا دی ہے۔ اپنے ویڈیو بیان میں نگراں وفاقی وزیر ڈاکٹر عمر سیف نے کہا کہ پاکستانی فری لانسر اب پے پال کے ذریعے پیسے وصول کر سکیں گے۔ انہوں نے بتایا کہ فری لانسرز کو پاکستان میں بیٹھ کر پے پال کا اکاؤنٹ کھولنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ تھرڈ پارٹی کے تحت پاکستانی فری لانسرز کو اپنے بینک اکاؤنٹ میں پیسے مل سکیں گے۔ نئی اسپیس ٹیکنالوجی کے باعث نجی کمپنیاں پاکستان آ کر لوگوں کو کمیونیکیشن مہیا کر سکیں گی۔ اہم خبر سے آگاہ کرتے چلیں کہ نگراں وفاقی وزیر برائے انفارمیشن ٹیکنالوجی ڈاکٹر عمر سیف نے پاکستانی فری لانسرز کے لیے خوشخبری سنائی ہے۔ اپنے ویڈیو بیان میں ان کا کہنا تھا کہ پاکستانی فری لانسر اب پے پال کے ذریعے پیسے وصول کر سکیں گے۔ انہوں نے بتایا کہ فری لانسرز کو پاکستان میں بیٹھ کر پے پال کا اکاؤنٹ کھولنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ تھرڈ پارٹی کے تحت پاکستانی فری لانسرز کو اپنے بینک اکاؤنٹ میں پیسے مل جائیں گے۔ وزیر اعظم کی معاون خصوصی برائے انسانی حقوق مشال حسین ملک نے کہا ہے کہ معاشرے میں ٹرانسجینڈرز کے حقوق کے حوالے سے آگاہی پیدا کرنے کے لیے ضلعی سطح پر کمیٹیاں بنائی جائیں گی۔ نگراں حکومت ٹرانسجینڈر کمیونٹی کے حقوق کے تحفظ کے لیے کوشاں ہے اور 100 دن کے منصوبے کے تحت اس کمیونٹی کے افراد کو پالیسی سازی میں شامل کیا جائے گا تاکہ ان لوگوں کے سماجی تحفظ کو نچلی سطح پر یقینی بنایا جا سکے۔ کرم سے افسوسناک خبر شامل کرتے ہیں، جہاں مسافر کوچ اور کار پر فائرنگ سے خاتون اور سیکیورٹی اہلکاروں سمیت 4 افراد جاں بحق اور 3 زخمی ہو گئے۔ ڈی پی او کرم محمد عمران کے مطابق صدا بازار کے قریب مسافر کوچ اور کار پر مسلح افراد کی جانب سے فائرنگ کی گئی۔ مسلح افراد کی فائرنگ سے 4 افراد جاں بحق اور 3 زخمی ہوئے۔ ڈی پی او کرم نے بتایا کہ حملہ آوروں نے پارا چنار سے پشاور جانے والی 2 گاڑیوں کو نشانہ بنایا۔ فائرنگ سے ایک گاڑی کا ڈرائیور، 2 سیکیورٹی اہلکار اور ایک خاتون جاں بحق ہوئی۔ افسوسناک خبر سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں کہ کرم میں مسافر کوچ اور کار پر فائرنگ سے خاتون اور سیکیورٹی اہلکاروں سمیت 4 افراد جاں بحق اور 3 زخمی ہو گئے۔ ڈی پی او کرم محمد عمران کے مطابق صدا بازار کے قریب مسافر کوچ اور کار پر مسلح افراد کی جانب سے فائرنگ کی گئی۔ مسلح افراد کی فائرنگ سے 4 افراد جاں بحق اور 3 زخمی ہوئے۔ ڈی پی او کرم نے بتایا کہ حملہ آوروں نے پارا چنار سے پشاور جانے والی 2 گاڑیوں کو نشانہ بنایا۔ فائرنگ سے ایک گاڑی کا ڈرائیور، 2 سیکیورٹی اہلکار اور ایک خاتون جاں بحق ہوئی۔ اپنی کار میں سوار الجزیرہ کے 2 صحافی اسرائیلی بمباری میں شہید ہو گئے۔ اس طرح 7 اکتوبر سے تاحال غزہ میں اپنے فرائض کی انجام دہی کے دوران مارے گئے صحافیوں کی تعداد 109 ہو گئی ہے۔ صحافیوں کی کار کو جان بوجھ کر نشانہ بنایا گیا تاکہ اسرائیل کے مظالم کو چھپایا جا سکے اور حقائق دنیا کے سامنے نہ آ سکیں۔ قطر کے نشریاتی ادارے الجزیرہ نے دنیا بھر کی صحافتی یونینوں، انسانی حقوق کے اداروں اور قانون پسندوں سے کہا کہ وہ اسرائیل کی سنگین جرم کی نہ صرف مذمت کریں بلکہ اس جارحیت کے خلاف حقائق جاننے کے لیے کمیشن بنانے کا مطالبہ بھی کریں۔ خیال رہے کہ 7 اکتوبر سے جاری غزہ پر اسرائیلی جارحیت میں شہید ہونے والے صحافیوں کی مجموعی تعداد
109 हो गई है, जबकि 21 सहाफ़ी गिरफ्तार हैं, 3 लापता और 16 जख्मी हैं। दूसरी जानिब से 7 अक्टूबर से गजा पर बमबारी में शहीद होने वाले फ़लस्तीनियों की तादाद 22,725 से तजावुज़ हो गई है, जबकि 58,000 से ज़ायद जख्मी हैं। शहीद और जख्मी होने वालों में निस्फ तादाद ख़वातीन और बच्चों की है। और इसराइल बमबारी के बायस रफा के इलाके में एक स्कूल में पनाह लेने पर मजबूर होने वाले खानदानों ने घरों को वापसी की उम्मीदें दम तोड़ने पर एक जोड़े की वहीं शादी करा दी। अरब मीडिया के मुताबिक इसराइली जारहियत और इंसानियत सूज मजालिम के बायस गजा में इंसानी अलमिये ने जन्म लिया है। लाखों अफराद अपनी जानें बचाने के लिए बसा बसाया घर और जमा जमाया कारोबार छोड़कर पनाह गुज़ीन कैंपों में रहने पर मजबूर हैं। 7 अक्टूबर से जारी वहशियाना बमबारी में लाखों अफराद के घर मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुके हैं। इन पनाह गुज़ीन कैंपों में जहां दिल सोज मनाजर देखने को मिलते हैं, वहीं उम्मीद की नई किरणें भी जन्म ले रही हैं। तनख्वाहदार तबके ने टैक्स अदा करने में दौलतमंद एक्सपोर्टर्स को कहीं पीछे छोड़ दिया है। रवा माली साल की पहली शशमाही के दौरान तनख्वाहदार तबके ने गुज़श्ता माली साल के इसी दौरानिये के मुकाबले में 38% इजाफे के साथ 158 अरब रुपए का टैक्स जमा कराया है, जो कि एक्सपोर्टर्स की जानिब से जमा कराए गए टैक्स के मुकाबले में 243% ज्यादा है। दूसरी तरफ इस दौरान एक्सपोर्टर्स ने 4.3 हजार अरब रुपए कमाए हैं और उसका महज 1% यानी 46 अरब रुपए बतौर टैक्स जमा कराए हैं, जो कि तनख्वाहदार तबके से 243% कम है। इस तरह तनख्वाहदार तबका टैक्स अदा करने वाला चौथा बड़ा तबका बन गया है। जुलाई ta दिसंबर के दौरान गुज़श्ता साल के इसी दौरानिये के मुकाबले में तनख्वाहदार तबके से इनकम टैक्स वसूलियों में 38% इजाफा हुआ है। 158 का 42% यानी 66 अरब रुपए टैक्स सूबा सिंध में रजिस्टर्ड मुलाजमत पेशा अफराद ने अदा किया। इस्लामपुरा में 7 साल उम्मे हबीबा को चंद घंटों में बाजियाब करवा लिया गया। बच्ची के अगवा का नोटिस सीसीपीओ लाहौर समेत डीआईजी ऑपरेशंस ने लिया था। इस वक्त कोहिनूर न्यूज के चीफ क्राइम रिपोर्टर वसीम साबिर, एसपी सिटी कैप्टन रिटायर्ड काजी अली रजा के हमरा उनके दफ्तर में मौजूद हैं। जी वसीम साबिर, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ एसपी सिटी ऑपरेशन के हमरा उनके दफ्तर में। बात की जाए अगर इस्लामपुरा की, जिस तरह से इस्लामपुरा के इलाका में 7 साला उम्मे हबीबा को अगवा कर लिया गया था, पुलिस ने चंद घंटों में उसको बाजियाब करवाया। मजीद तफसील क्या थी, मेरे साथ यहाँ पर एसपी सिटी मौजूद हैं। सर, एक बड़ा अच्छा काम आपने किया। आईजी पंजाब से लेकर थाने का संतरी इस बात से खुश है कि आप दिन रात मेहनत करते रहे हैं इसको लेकर, और बाकायदा तौर पर आपने एक स्ट्रेटजी तैयार की और एसएचओ की टीम तश्कील दी, और आपने आखिरकार उस माँ का, उस बाप का, उस खानदान का दिल जीत लिया। इन कंधों के ऊपर बिठाकर आपने छोटी सी बच्ची को उसके वालिदैन के हवाले किया। पूरा इलाका आपको दुआएं दे रहा था। क्या कहेंगे, वाकया क्या है? थैंक यू वेरी मच साहब, तशरीफ लाए। 5 तारीख को शाम 7:30 बजे कॉल मौसूल होती है कि उम्मे हबीबा उम्र 7 साल बच्ची जो है खाला के घर बर्थडे मनाने आती है और नीचे शॉप पे जाती है और वहाँ से गायब हो जाती है। कॉल मौसूल होते ही एसएचओ साहब इस्लामपुरा, डीएसपी साहब इस्लामपुरा मौके पहुँचते हैं, तफसील नोट कराते हैं। उस ही हमें अंदाज़ा हो जाता है कि ये फोर्स्ड जो है वो डिसअपीयरेंस का इसका जो केस है। तकरीबन 12 एसएचओज़ की टीम तश्कील की जाती है, जिसमें कैमरे की फुटेज उठाने वाली अलहदा टीम है, सेफ सिटी को मॉनिटर करने वाली अलहदा टीम है, जितने हमारे ट्रांसपोर्टर्स के अड्डे हैं, जिसमें लारी अड्डा हमारा, छोटे छोटे बाकी बस स्टॉप्स हैं, हमारे रिक्शा स्टैंड्स हैं, जितने हमारे तहफ़्फ़ुज़ मराकज़ हैं अपने पुलिस के, वो उसमें शामिल, डेस्टिट्यूट चिल्ड्रन सेंटर जो है वो इसमें शामिल, ईदी होम्स वो इसमें शामिल, और सर्च टीम जो फिज़िकली वहाँ पे एक मुनज़्ज़म अंदाज में जिन्होंने सर्च करना था वो अलहदा टीमें बना के उन्हें अल्लाह का नाम लेके शुरू कर दी। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, रात में ही हमें अंदाज़ा हो गया था, हमने सीसीटीवी फुटेज निकाल के ट्रेस हो गया था कि 2 बंदे हैं जो कि तीसरे की निशानदेही पे बच्ची को वहाँ से अगवा करके लेके जा रहे हैं। ठीक है। तो उसी को हमने बैक ट्रैक करते करते पूरी रात हमारी टीम लगी रही। सुबह अल्हम्दुलिल्लाह 11:30 बजे के करीब अल्लाह ने बड़ी कामयाबी दी और हमने बच्ची को सही सलामत जो है वो ट्रेस कर लिया। इसमें ये बात करना बड़ा मुनासबत से बिल्कुल ठीक होगी
کہ اس پورے آپریشن کو جو ہے وہ سی سی پی او صاحب اور ڈی آئی صاحب آپریشن ان پرسن لیڈ کر رہے تھے، اور وہ پوری رات مطلب ہم کہاں سو سکتے تھے جب ہمارے کمانڈرز ہی صبح 6 بجے تک ہمارے ساتھ آن لائن اور رابطے میں تھے. تو اللہ نے بڑی کامیابی دی، شکر الحمدللہ. صحیح سلامت بچی کو جو ہے وہ ان کے پیرنٹس کی طرف ہم نے جو ہے ریکور کر کے ان کے حوالے کر دی. یہ جو یونیفارم پہن رکھی آپ نے شہریوں کی جان مال عزت کے تحفظ کے لیے ہے. قاضی علی رضا بطور ایس پی سٹی کام کر رہا ہے، باقاعدہ اپنے ایس ایچ او کی ٹیم لے کر بچی کو بازیاب کروایا گیا. والدین کا کوئی حق و حقوق نہیں تھا کہ بچوں پر نگاہ رکھیں؟ آپ نے بہت ایک اہم پوائنٹ کی طرف جو ہے وہ نشاندہی کی. پیرنٹس کو جب ہم نے بچی ہینڈ اوور کی تو ان سے بھی ہم نے یہ ریکویسٹ کی کہ اسی موقع کی مناسبت سے آپ کے چینل کے توسط سے پیرنٹس کو یہ میسج دینا چاہیں گے کہ اپنے چھوٹے بچے جو اپنے نفع نقصان کا ابھی ادراک نہیں رکھتے ان کو کائنڈلی اپنی نظر میں رکھیں، اپنی دسترس میں رکھیں، تاکہ کوئی اس قسم کا جو ہے حادثہ نہ پیش آ سکے. میرے ساتھ یہاں پر ایس پی سٹی آپریشن موجود تھے جن کا کہنا تھا کہ بچی کو چند گھنٹوں میں بازیاب کروا لیا گیا اور باقاعدہ طور پر سی سی پی او لاہور کی جانب سے جو ڈائریکشن دی جا رہی تھی اس مطابق کام بھی کیا جا رہا تھا. جی کھیلوں کی دنیا سے خبر شامل کرتے ہیں. پاکستان کرکٹ بورڈ نے لیول 1 کوچنگ کورسز کے شیڈول کا اعلان کر دیا ہے. پی سی بی کے زیر اہتمام لیول 1 کرکٹ کوچنگ کورس 14 سے 17 جنوری تک راولپنڈی کرکٹ سٹیڈیم اور اسلامیہ کالج پشاور میں 8 سے 11 جنوری تک ہوگا، جبکہ حنیف محمد ہائی پرفارمنس سینٹر کراچی 19 سے 22 جنوری تک کوچنگ کورسز کی میزبانی کرے گا. لیول 1 کورس کے شرکاء کو کوچنگ کی مہارتوں کی بنیادی باتیں سکھائی جائیں گی، جن میں کمیونیکیشن، کوچنگ فلسفہ، منصوبہ بندی اور تیاری شامل ہیں. کورس کے اختتام پر شرکاء کو اپنی اسائنمنٹ مکمل کرنے کے لیے 3 ماہ کا وقت دیا جائے گا. کامیاب ہونے والے شرکاء میں لیول 1 کوچنگ سرٹیفکیٹ تقسیم کیے جائیں گے. اور اس کے ساتھ ہی نیوز بلیٹن اپنے اختتام کو پہنچا. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے KN نیوز، کیونکہ ہم ہیں آزاد بھی اور ذمہ دار.